नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई है। नमामि गंगे और सिंचाई के साथ सीवरेज को लेकर भी बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री टीएसआर दिल्ली दौरे पर हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी लगातार मुलाकात हो रही है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई है। नमामि गंगे के साथ साथ सिंचाई और सीवरेज को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। आज अपने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी से मिलना हुआ है और 4 विषयों पर हमारी उनसे बातचीत की है। पहला जो हमारा लखवाड़ बांध परियोजना है उस पर कैबिनेट की स्वीकृति हुई है। उसके जो एनजीटी की क्लियरेंस है वो सब हो चुकी हैं और उनसे आग्रह किया है कि तो जल्दी से जल्दी कैबिनेट की स्वीकृति पर हो जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक किसाऊ बांध परियोजना है, उसमें एमओयू साइन होना है हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड का। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी तीनों मुख्यमंत्री को बुला करके और उसके एमओयू पर हम बात करते हैं। ठीक है, हरिद्वार कुंभ को लेकर तो कल माननीय अमित भाई साहब से बात की थी, मैंने गृह मंत्री से बात की और उन्होंने कहा कि आपको अगर कुछ वैक्सीन चाहिए तो हम आपको कुछ वैक्सीन यहाँ से दे देंगे ताकि कुंभ के समय तक उनमें जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो। अजस्त्र पीयूष संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजस्त्र, लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। कई नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत से किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई? हेलो अजस्त्र, आवाज मिल रही है आपको? बताइए। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री टीएसआर, आज किन किन नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है? देखिए, अभी लगातार सुबह से मुलाकात का दौर चल रहा है। सबसे पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की, उसके बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी से मुलाकात हुई और उसके बाद अभी पीयूष गोयल से मिलने आए हुए हैं भारी भरकम उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनसे मुलाकात हो रही है। और उसके बाद वो यहाँ से सीधे राजनाथ सिंह के यहाँ जाएंगे, वहाँ मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री से। उसके बाद उनका कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का है और शाम को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ होगा मंथन। गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होना है, जिसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होना है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। बता दें कि गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरदार तरीके से की जा रही हैं। एक तरफ सरकार अपनी रणनीति बना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर ली है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। सत्र हंगामेदार हो सकता है। विधानसभा सत्र की फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। आज विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक भी होने जा रही है। सत्र से पहले ये बैठक होगी। अंकित काला संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अंकित, क्या तैयारियां की जा रही हैं बजट सत्र को लेकर? गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। देहरादून में ये बैठक चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक जारी है और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है उसमें सत्र के दौरान किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा सके इस पर मंथन किया जा रहा है। और क्योंकि कोविड के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कोरोना महामारी को देखते हुए भी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए इस पर अधिकारियों के साथ मंथन चल रहा है। कुल मिलाकर के 1 तारीख से वरना बजट सत्र शुरू हो रहा है और 1 तारीख से 10 तारीख तक सरकार ने जो बजट सत्र हाउस करने के जो नियम जो कार्यक्रम है उसको तय किया है और उसके आधार पर ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक जारी है और अभी भी इस पर मंथन चल रहा है किस तरीके से सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए। इस पर ही अधिकारियों के साथ अभी मंथन चल रहा है। जी अंकित, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही हमलावर हैं सरकार पर, लगातार किन किन मुद्दों पर इस बार घेरा जा सकता है? क्या तैयारियां की जा रही है?
देखिए, वरना विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है। अभी हमारी विपक्ष के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों की भरमार है, और जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है उससे आम जनमानस काफी परेशान है। और जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब से ही विपक्ष लगातार इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ सत्र में उठाएगा। प्रीतम सिंह से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई है, जिस तरीके से बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा जो फिलहाल जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सड़क व्यवस्था है, तमाम वो सारे जन से जुड़े मुद्दे हैं वंदना, जिसको कि विपक्ष सदन में उठाएगा। और विशेषकर जो महंगाई और रोजगार का जो मुद्दा है, इसको विपक्ष प्रमुखता के साथ उठाने वाले, तो विपक्ष ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली। जबकि सत्ता पक्ष का दावा यह है कि जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर कोई भी उसका आधार नहीं है, और सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है। और उनका कहना है कि जो भी विपक्ष से सवाल उठाएगा उसका सत्ता पक्ष पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसका जवाब देगा। तो कुल मिलाकर के 1 तारीख से जो बजट सत्र होना है वंदना, उसको लेकर के हाल फिलहाल अभी आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बैठक चलती है, किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेगी, और इसके बाद विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी बैठकें करके किस तरीके से सदन में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा सब संबंध में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी आने वाले समय में होगी। तो कुल मिलाकर के सदन के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। सीएम ने उत्तराखंड में 6 सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाइन की अनुमानित लागत 228 करोड़ 40 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर 8 स्नान व मोक्ष घाट के अनुमानित लागत 22 करोड़ 4 लाख रुपए के प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने का आग्रह किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लखवाड़ परियोजना पर कैबिनेट क्लियरेंस और परियोजनाओं पर राज्यों के बीच में समझौता भी जल्द ही हो जाएगा। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुख्यमंत्री टीएसआर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं एक कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के दावों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है। अगर आप पार्टी का कोई जनाधार होता तो उसे बीजेपी और कांग्रेस में झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने यह दावा किया है कि उत्तराखंड सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और 4 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो कि जल्द ही आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं। साथ ही साथ बीजेपी भी लगातार सवाल उठा रही है। वहीं कुंभ मेले की तैयारियों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई। राज्य सरकार ने कुंभ की तैयारियों के संबंध में शपथ पत्र पेश किया है। नैनीताल हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। 3 मार्च तक कुंभ मेला अधिकारी और मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं। मेले की तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश करें, यह हाईकोर्ट ने कहा है। तो कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर जो तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अंकित काला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, क्योंकि राज्य सरकार से पूछा गया था, नोटिस दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि तैयारियां किस तरीके से की जा रही, याचिकाएं दायर की गई थी, सो हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि संतुष्ट नजर नहीं आया कोर्ट? बिल्कुल, देखिए वरना जो हाईकोर्ट की टिप्पणियों बेहद ही गंभीर, और ये जो सरकार के दावे हैं कि उनको लेकर तैयारी करती है, इस दावों को भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इसका जो खंडन किया है। अब हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार से 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। उसने पूछा है कि जो केंद्र की तरफ से एसओपी जारी की गई है उसका अनुपालन कितना किया जा रहा है, जो कुंभ होने वाला है उसके लिए सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, मतलब कि आपने स्वास्थ्य विभाग के कितने कर्मचारी की नियुक्ति करी है, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, इस तरीके से तमाम अन्य चीजों को भी उसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उस पर अभी तक कितना काम हो पाया है, कितने लोगों को लगी है, और
चूंकि कुंभ होगा वरना, तो ऐसे में बड़ी जो संख्या है श्रद्धालुओं की, उनके आने की उम्मीद है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अन्य राज्यों में भी कोविड के मामले बढ़ रहे, तो ऐसे में इन सब चीजों को लेकर के नैनीताल की तरफ से जो राज्य सरकार को एक दिशा निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने फटकार भी लगाई है कि जो अव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का सरकार काम करे। तो अभी सरकार की माफ कीजिएगा, जो हाईकोर्ट है उसकी तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको एक और शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में सरकार को ये बताना होगा कि उसकी ओर से कुंभ को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरीके की व्यवस्थाएं कुंभ को देखते हुए की गई है। तो इन सब चीजों को लेकर के एक बार फिर से नैनीताल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और जनहित याचिका एक दाखिल की गई है, जिसमें उत्तराखंड के बदाल स्वास्थ्य सेवा और जो कुंभ होने वाला है उसको लेकर के उसकी तैयारियों के संबंध में एक याचिका दाखिल की गई है। और इसी याचिका की जो सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने इस तरीके की टिप्पणी करी है। तो अब देखना होगा कि मुख्य सचिव की तरफ से क्या कुछ इसमें शपथ पत्र में कहा जाता है और जो हाईकोर्ट की तरफ से जो फटकार लगी है उसके बाद राज्य सरकार कितना एक्शन में आती है, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं निगाहें जो है वो सबकी रहेगी। ठीक है अंकित, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देहरादून से बड़ी खबर है, बॉर्डर्स और एयरपोर्ट पर आज से फिर कोरोना जांच शुरू होगी। 5 राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ने पर यह व्यवस्थाएं की जा रही है। डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। मरीजों की संख्या कम होने पर बॉर्डर पर जांच बंद कर दी गई थी। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में एयरपोर्ट्स पर, बॉर्डर्स पर अब फिर से जांच व्यवस्था की जा रही है। इन 5 राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। जिला प्रशासन ने जांच केंद्र बनाने की भी तैयारी कर ली है। यानी कोरोना को लेकर लोग कहीं ना कहीं असावधान हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि कोरोना अब खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी केसेस बढ़ने लगे हैं। 5 राज्यों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसके बाद अब सतर्कता दूसरे राज्यों में भी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में भी अब जांच केंद्र बनाए जाएंगे, तैयारी शुरू कर दी गई है। बॉर्डर्स पर और एयरपोर्ट पर आज से फिर कोरोना जांच होगी। अंकित काला हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, एक बार फिर केसेस बढ़ने लगे हैं, ऐसे में क्या तैयारी की जा रही है? अन्य राज्यों में आपने देखा कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब जो कहीं ना कहीं आम जनमानस जो इसको लेकर के लापरवाही बरत रहा था, तो इन सब चीजों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि एक बार फिर से जो गाइडलाइन है उसको काफी कठोर उसको बनाया जाएगा और जो नियम है उसका सख्ताई से पालन करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिसमें सरकार की तरफ से यह किया जा रहा है कि जो बॉर्डर हैं वहां पर विशेष रूप से जो लोगों का परीक्षण किया जा रहा है और जिसमें भी इस तरीके से सिम्टम पाए जाएंगे उसको तत्काल उपचार के लिए भेजा जाएगा। बीच में जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हुए थे तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढिलाई दी गई थी, तो अब राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है कि जो सख्ताई है उसका जो नियम है कोविड-19 के, उसके नियमों का सख्ताई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो जांचें हैं उसकी भी संख्या बढ़ाने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए। साथ ही साथ जो बॉर्डर से बाहर से आने वाले जो विशेषकर जो 5 राज्यों के जिनके आपने नाम बताए, इन सभी राज्यों से आने वाले भी और जो अन्य राज्यों से आने वाले भी है, उन सभी की जो जांच है वो कोविड जांच कराने के लिए भी सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है। क्योंकि वरना इस समय उत्तराखंड में कुंभ मेला भी होना है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अन्य राज्यों से उत्तराखंड की ओर आते, तो ऐसे में सरकार को भी कहीं ना कहीं चिंता है कि जो कोरोना के मामले वो अचानक से एकाएक ना बढ़े। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार की तरफ से बॉर्डर पर विशेष रूप से निगरानी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद सरकार की कोशिश यही कि किसी भी तरीके से जो कोरोना के जो मामले हैं जो अभी हाल फिलहाल जो काबू में है, ये कहीं ना कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो सरकार की कोशिश यही है कि सख्ताई दिखा करके कहीं ना कहीं जो मामले है उसको कम से कम रहने दिया जाए। तो इस तरह की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है। बिल्कुल, कोरोना पर नियंत्रण बनाए रखना होगा और अभी सावधानी लोगों को बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां सीएम हेल्पलाइन 1905 के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। सीएम हेल्पलाइन के 2 साल पूरे होने पर सेरेमनी प्रोग्राम किया जाएगा। ITDA IT पार्क में सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम के IT सलाहकार और अपर मुख्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम हेल्पलाइन की सफलता को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। तो सीएम हेल्पलाइन 1905 के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में 2 साल पूरे होने पर सेरेमनी होगी। ITDA IT पार्क में सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के IT सलाहकार इसमें उपस्थित होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपर मुख्य सचिव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। मीडिया से मुखातिब होकर जानकारी साझा की जाएगी किस तरीके से सीएम हेल्पलाइन ने सफलताएं हासिल की हैं, लोगों की मदद की है।
एक और बड़ी खबर चमोली आपदा से जुड़ी, आपको बता दें लापता लोगों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगी सरकार। केंद्र के दिशा निर्देश पर अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सरकार ने अधिसूचना प्रमाण पत्र देने के लिए 3 श्रेणियां बनाई हैं। तो लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे। केंद्र के दिशा निर्देश पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी जनहानि हुई है जब चमोली आपदा अचानक से आई और इस दौरान सरकार के भी, प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। चमोली आपदा में अब लापता लोगों को लेकर अधिसूचना केंद्र के दिशा निर्देश पर जारी की गई है। लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने एसडीएम कार्यालय में विकास और पर्यटन सीजन से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर भी अधिकारी अपने स्तर से होमवर्क कर लें, जिससे पर्यटन सीजन में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पर्यटन सीजन से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। तो पर्यटन सीजन को लेकर अभी से अधिकारियों को होमवर्क करने के लिए कहा गया है। पर्यटन सीजन में किसी भी तरह के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर रुड़की से है, जहां इकबालपुर मिल प्रबंधन पर झबरेड़ा विधायक ने आरोप लगाए हैं। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान न करने और उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगे। मिल मालिक और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। विधायक देशराज कर्णवाल ने एसपी देहात को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान न होने से विधायक देशराज कर्णवाल बेहद नाराज हैं। किसानों का 2018 से अब तक का शुगर मिल पर बकाया है गन्ना भुगतान। तो एसपी देहात को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और किसानों की समस्याओं से रूबरू कराया। साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। किसानों का बकाया गन्ना अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। 2018 से अब तक शुगर मिल पर किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है। 4 करोड़ 143 जांच करा लो, लेकिन इसमें एक तो वही मसूरी देहरादून मार्ग का चौड़ीकरण का काम अभी भी गतिमान है। पिछले 2 सालों से लगातार चल रहे चौड़ीकरण के काम को लेकर पहले ही लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में कई जगह चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। ठेकेदार सड़क पर ही निर्माण सामग्री के साथ मलबा इकट्ठा किए हुए हैं, जिससे यातायात में भारी परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जाम की दिक्कतों से भी लोग दो चार हो रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। बता दें कि मसूरी के कई मोड़ पर चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे मसूरी में वोल्वो जैसी बसों का संचालन आराम से हो सके, लेकिन अभी भी कुछ मोड़ ऐसे हैं जहां चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। वह इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की अहम खबर की ओर। सीएम टीएसआर का दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हुई है। पीयूष गोयल से मिलने के लिए पहुंचे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री टीएसआर दिल्ली दौरे पर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर बातचीत की है, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हो गई है। सीएम टीएसआर का ये दिल्ली दौरा है, आज तीसरा दिन है। 3 दिन से लगातार वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हुई। पीयूष गोयल से भी मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री टीएसआर और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई मायनों में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का माना जा रहा है। अजस्त पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है, रेल मंत्री से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई है मुख्यमंत्री की? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले नितिन जयराम गडकरी से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सीधे तौर पर कई चीजों पर जिक्र हुआ है, क्योंकि कई नेशनल हाईवे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है। देहरादून का जो बस अड्डा था उसमें सड़क परियोजना के 48 करोड़ रुपए की सहमति हुई है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग टनल के निर्माण में लगभग 225 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही साथ अन्य कई मिलने गए हैं। यहाँ पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में
उसको लेकर कई सारी बातचीत होगी, साथ ही साथ उत्तराखंड। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।